नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सुवर्णा राजपूत आपल्या सगळ्यांचे स्वागत करत आहे आपल्या सगळ्यांचं YouTube चॅनल सहज शिकूया मराठीवरती. आज आपण शिकणार आहोत मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 6 ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोफ. चला तर मग तुम्ही सर्वांनी पाठ्यपुस्तक उघडलेलं आहे. आपण सुरुवात करूया पाठाला. पाठ क्रमांक 6 ऑलिम्पिक वर्तुळांचा गोफ. लेखकांचा परिचय करून घेऊया. बाळ ज पंडित 1929 ते 2015. प्रसिद्ध लेखक, क्रिकेट सामन्यांचे समालोचक, पहिले शतक, कुमारांचे खेळ, क्रिकेटमधील नवलकथा इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध. ऑलिम्पिक सामन्यांची सुरुवात का व कशी झाली, हे सामने भरवण्यामागील उद्दिष्टे कोणती, ऑलिम्पिक वर्तुळांचा अर्थ काय, या सर्वांचा आढावा प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी घेतला आहे. प्रस्तुत पाठातून जागतिक ओलंपिक क्रीडा स्पर्धांविषयी माहिती दिली है। इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है? ओलंपिक गेम्स के बारे में तो हम सब लोग जानते ही है। ये गेम्स कब शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, उनके जो सिंबल्स है उसके बारे में हमें इस लेसन में देखना है। चलो फिर हम शुरू करते हैं। मनुष्याच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकासात क्रीडेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे। सर्व स्तरांवर खेळले जाणारे क्रीडा सामने हे जगभरातील क्रीडाप्रेमींचे लक्ष वेधून घेणारे ठरतात। हर इंसान के जीवन में खेल, क्रीडा यानी कि खेल का बहुत ही महत्व है। हमारे पूरा व्यक्तिमत्व विकास यानी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए खेल बहुत ही अनन्य साधारण यानी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी लेवल पे जो स्तरावर यानी कोई भी लेवल पे जो गेम्स खेले जाते हैं, क्रीडा सामने यानी कि जो गेम्स खेले जाते हैं वो जगभरातील यानी पूरी दुनिया में जो जिनको खेल पसंद है, क्रीडा प्रेमी यानी जिनको खेल बहुत पसंद है, ऐसे लोगों का पूरा ध्यान अपने जो गेम हमें पसंद है उसकी तरफ होता है। जैसे फुटबॉल की मैचेस होती है, जब फुटबॉल के जो चाहने वाले होते हैं वो कितने भी रात को भी क्यों ना हो पूरे फुटबॉल का वर्ल्ड कप की मैचेस देखते हैं। उसी तरह क्रिकेट की मैचेस होती है, उस टाइम पे भी वैसे जो क्रिकेट के फैन है वो सब उस मैच को देखते हैं। तो खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा यहाँ पे लेखक ने कहा है। ये बात तो सच है, पर खेल कौन से? जो खेल ग्राउंड पे खेले जाते हैं वो खेल। हाँ, जो खेल हम मोबाइल पे खेलते हैं, लैपटॉप पे खेलते हैं, वो खेल नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण जगभरातील क्रीडा सामन्यात ऑलिम्पिक क्रीडा सामन्यांना एक मानाचे स्थान आहे। ऑलिम्पिक 2020 च्या विजयाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून आपल्याला आवडणाऱ्या खेळावर लक्ष केंद्रित करून त्यात पारंगत होऊन आपल्या देशाला ऑलिम्पिक विजयाचे मानकरी होण्यासाठी अधिकाधिक प्रयत्नशील राहूया। ये सब गेम है उसमें ओलंपिक की जो गेम है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओलंपिक का मेडल मिलना ये बहुत ही हर एक प्लेयर के लिए बहुत ही सम्मान की बात होती है कि ओलंपिक में मेडल मिला है। तो लेखक ने हमें क्या किया है, 2020 में जो ओलंपिक खेला जाने वाला, अभी तो हम 2023 में आ गए हैं, पर ये लेसन जो है उसके पहले लिखा हुआ है ना लेखक ने, 2015 से पहले लिखा हुआ लेसन है ये। तो उस वक्त फिर क्या कहा था लेखक ने कि जो अभी आने वाला जो 2020 है उसमें जो ओलंपिक खेलने जाने वाले गेम्स उसको हम सामने रखें। जो खेल हमें पसंद है उस खेल पे हम लक्ष्य केंद्रित करना है, हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके उसमें हम अपने देश को ओलंपिक का मेडल जिताने के लिए, ओलंपिक विजयाचे मानकरी होने यानी कि ओलंपिक का मेडल जिताने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे यानी हम कोशिश करेंगे, ऐसा हम सबको लेखक ने कहा है। चलो आगे देखते, पुढे बघूया। ऑलिम्पिक गावाकडे आमची मोटार भरधाव वेगाने जात होती। गर्दी प्रचंड असली तरी रहदारीला अडचण मुळीच नव्हती। येण्या जाण्यासाठी वेगवेगळे रस्ते होते। खेळांचे मैदान जवळ येऊ लागले तसे आमचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले। खूपच उंच अशा स्तंभावर एक भला मोठा ध्वज फडफडत असलेला आम्हाला दिसला। ऑलिम्पिक सामन्यांचे ते स्वतंत्र निशाण होते। ध्वजावरील पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवरती लाल, पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या व काळ्या रंगाची वर्तुळ एकमेकात गुंफलेली होती। जणू पाच मित्रच हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची साक्ष जगाला देत होते। ही 5 वर्तुळे म्हणजे या जगातील 5 खंड आणि त्यांची शुभ्र धवल पार्श्वभूमी म्हणजे विशाल अंतराळ।
या ध्वजावर ऑलिम्पिकचे ब्रीदवाक्य लिहिलेले आहे. सिटियस, ऑल्टियस, फॉर्टियस म्हणजेच गतिमानता, उच्चता, तेजस्विता. प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अधिकाधिक उंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे आणि बलसंवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजे. असा संदेश हा ध्वज खेळाडूंना देत असतो. तर पहिले आपण याचं स्पष्टीकरण पाहूया आणि मग पुढे जाऊया. ओलंपिक गावाकडे. तो ओलंपिक गांव क्या है वो भी हम आगे देखने वाले हैं. तो ओलंपिक की गांव की तरफ सॉरी हमारी मोटर यानी हमारी कार भरधाव वेगाने यानी बहुत फास्ट जा रही थी. रास्ते पे प्रचंड गर्दी यानी कि बहुत गर्दी तो थी पर ट्रैफिक नहीं थी. गर्दी थी पर ट्रैफिक नहीं थी. रहदारी यानी कि जो ट्रैफिक जाने के लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था क्योंकि आने के लिए अलग रास्ता था और जाने के लिए अलग रास्ता था. जैसे जैसे खेळाचे मैदान जवळ येऊ लागले की नाही की जैसे जैसे खेल के जो ग्राउंड है मैदान पास आने लग गए वैसे हमारे आंखें समोरील क्षितिजाकडे यानी कि सामने जो क्षितिज था उसकी तरफ हमारी ध्यान गई क्योंकि उस क्षितिज के वहां पे पास में खूब ही ऊंचा ऐसा स्तंभ हम जहाँ पे फ्लैग लगाते हैं ना वो जो लोहे का डंडा होता है उसे स्तंभ ध्वज स्तंभ कहा जाता है. ऐसा भला मोटा यानी कि बहुत बड़ा स्तंभ वहां पे लगाया हुआ था और उसके ऊपर ओलंपिक का ध्वज यानी कि झंडा ओलंपिक का झंडा ओलंपिक का फ्लैग कैसा लहरा रहा था. फड़फड़त यानी कि लहरा रहा था. लहराता हुआ लेखक को और उनके साथ जो दोस्त गए थे उनको दिखा. ओलंपिक गेम्स का ये एक स्वतंत्र फ्लैग होता है. एक निशानी होती है उनकी अलग से. क्या होता है इस फ्लैग के ऊपर एक पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवरती यानी कि जो कपड़ा होता है उसके ऊपर पीछे पूरा व्हाइट बैकग्राउंड पांढरा शुभ्र यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर लाल पीली नीली हरी काली देखो यहाँ पे दिखाए गए हैं ऐसे सर्कल होते हैं. ये सब सर्कल एक दूसरे के अंदर बनाए गए हैं. यानी कि क्या इसको कल्पना दी है लेखक ने कि 5 दोस्त अपने हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं. एक फ्रेंडशिप यहाँ पे दिखाया गया और ये 5 जो सर्कल है जो गोल है वर्तुळ है वो हमें क्या दिखाते हैं कि दुनिया में जब 5 खंड है महाद्वीप है उन महाद्वीपों के ये सिंबल है और वो क्या है कि यानी कि सब जो खंड है वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं यानी कि अपनी दोस्ती की निशानी अपने को दे रहे यानी कि पूरी दुनिया में ही इस तरह से सब लोग दोस्ती से रहे ऐसा ये सीख हमें ओलंपिक का जो ध्वज है वो देता है. और ये जो पीछे की जो व्हाइट बैकग्राउंड को क्या विशाल अंतराल हाँ यानी कि पूरा विशाल अंतराल है और उसके ऊपर की ये 5 महाद्वीप है खंड है. और इस ओलंपिक के फ्लैग पर ही ओलंपिक का ब्रीदवाक्य लिखा होता है. कौन सा ब्रीदवाक्य है? सिटियस, ऑल्टियस, फॉर्टियस. मतलब क्या कि गतिमानता यानी कि तेज आपके अंदर क्या होनी चाहिए गति होनी चाहिए रुकना नहीं है आगे बढ़ते रहना है. उच्चता यानी कि कुछ ऊंचा करने की सोच. तेजस्विता यानी कुछ हमें जो यश मिलता है जो क्या कहते हैं हमको एकदम तेजस्विता यानी कि चमकना है जीत के हमें चमकना है. प्रत्येक खेळाडू ने जास्तीत जास्त गतिमान यानी कि हर एक जो प्लेयर है उसने क्या है ज्यादा से ज्यादा गतिमान होना आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए प्रयत्न केला पाहिजे. अधिकाधिक उंची गाठण्याची शिकस्त मतलब क्या और आगे आज जिस जगह पर है उसके और आगे और ऊंचा जाने के लिए कोशिश करनी है. शिकस्त करनी यानी कि पूरे दिल से कोशिश करनी है. शिकस्त यानी पूरे दिल से कोशिश करना है. और बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम या और खेल के लिए क्या आवश्यक होता है जैसे आगे बढ़ने की इच्छा ऊंचे पे जाने की इच्छा तो चाहिए पर उसके साथ साथ हमारे शरीर में बल यानी ताकत भी होनी चाहिए. बल संवर्धन यानी क्या हमारे शरीर को संभालना शरीर की ताकत को बढ़ाना. बल संवर्धन यानी शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए भी क्या करना है श्रम यानी कि मेहनत करनी चाहिए. यानी आगे बढ़ने की जिद ऊंचाई को छूने की हमारी आशा और उसके साथ साथ हमारे शरीर को भी शरीर में जो शक्ति है उसको भी संभालने की उसको भी बढ़ाने की जरूरत हमें है. तो ये सब जो है संदेश हमें ये जो ओलंपिक का ध्वज है वो देता है.
क्या संदेश देता है कि हम सब दोस्ती की तरह हमें रहना है एक दूसरे के साथ, और हर एक प्लेयर के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, वो एकदम तेजी से आगे बढ़ता जाए, ऊंचाई को छूने की उसको कोशिश करनी है और अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी है। ऐसा ये फ्लैग हमें संदेश देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। या स्तंभाजवळ एक स्फूर्तिदायक मशाल सतत तेवत असते. ऑलिम्पिक सामने म्हणजे क्रीडापटूंसाठी आणि क्रीडा शौकीनांसाठी एक पर्वणीच असते. पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व राष्ट्रातील सुमारे 5,000 ते 6,000 खेळाडू या सामन्यांमध्ये भाग घेतात. स्त्री खेळाडूंची संख्या 2,000च्या आसपास असते. प्रेक्षागारात सुमारे 70,000 ते 80,000 प्रेक्षक बसण्याची सोय असते. याशिवाय सुमारे 25,000 लोकांना हे सामने उभे राहून पाहता येतात. पोहण्याच्या शर्यतीसाठी 4-5 तलावही बांधलेले असतात. अभी यहाँ पे देखो, हमने फ्लैग तो देख लिया, जो ध्वज स्तंभ है उसके बाजू में एक स्फूर्तिदायक है ना, कि हमें प्रेरणा देने वाली, हमें मोटिवेट करने वाली एक मशाल, हाँ, वो जिसमें आग जलती है ना, वो मशाल वहां पे तेवत रहती है, यानी कि जलती रहती है। ओलंपिक यानी कि वो मशाल हमें प्रेरणा देती रहती है कि हमें जीतना है। इस जो मशाल में जो आग है वो कैसी चमक रही है, उस तरह से हमें भी चमकना है। ओलंपिक सामने यानी कि ओलंपिक के जो खेल होते हैं वो दुनिया भर की क्रीड़ा शौकीन, यानी खेल के जो फैन कहते हैं ना, गेम के फैन होते हैं जिनको बहुत खेल पसंद है, उन लोगों के लिए एक पर्व नहीं, यानी कि बहुत अच्छा मौका होता है ये सब खेल एक साथ देखने का, क्योंकि ओलंपिक में अलग अलग तरह के गेम्स हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। पृथ्वी के यानी कि देखो पूरी दुनिया के अंदर के 5 तो 6 हजार प्लेयर्स इन ओलंपिक खेल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें स्त्री खिलाड़ू यानी कि महिला खिलाड़ू जो होती है लेडीज, वो 2,000 के आसपास होती है, बाकी जेंट्स होते हैं। जो देखने के लिए आते हैं ऑडियंस, प्रेक्षक यानी कि ऑडियंस भी 70 से 80 हजार ऑडियंस उस ग्राउंड के ऊपर बैठ के देख सकती है गेम्स। ऐसी वहां पे सब सुविधा की हुई होती है, और ग्राउंड के बाहर खड़े रहकर भी 25,000 लोग ये सब गेम्स देख सकते हैं। देखो इतने सारे लोग वहां पे देखने के लिए जाते होंगे, इसलिए इतने बड़े पैमाने पे वहां पे सब तैयारी करी होती है। ये जो है पोहण्याच्या शर्यती यानी कि स्विमिंग के लिए भी वहां पे स्विमिंग पूल बनाए हुए होते हैं। खेळाचे विशाल मैदान, त्याभोवतालचे प्रचंड प्रेक्षागार, रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सडका, लोहमार्ग, पुरुष व स्त्री खेळाडू यांच्या निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती, वसतिगृहे, प्रेक्षकांच्या श्रमपरिहारासाठी सुसज्ज अशी विशाल उपहारगृहे, असे एक मोठे गावच असते। याला ऑलिम्पिक विलेज असे म्हणतात। देखो मैंने आपको बोला था ना, ओलंपिक गावाकडे जाते आमची गाड़ी, तो ये ओलंपिक गांव यानी कि ओलंपिक विलेज क्या होता है वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। तो क्या होता है ये, जिस देश में ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं, उस देश में जहाँ पे ओलंपिक के गेम्स खेले जाएगी, उस जगह के आसपास में बड़े बड़े हर एक गेम के लिए अलग अलग ग्राउंड लगता है ना, वहां पे जैसे हॉकी भी खेला जाता है, स्विमिंग के लिए स्विमिंग टैंक होते हैं, रनिंग के लिए अलग से ट्रैक बनाने पड़ते, तो हर एक गेम के लिए अलग अलग ग्राउंड होते हैं। तो वो सब ग्राउंड्स, उस ग्राउंड्स के आजू बाजू में जो प्रेक्षक यानी कि ऑडियंस बैठेगी देखने के लिए, उनके लिए सब सीट्स वगैरह अरेंज करना, और जाने आने के लिए सबको कुछ तकलीफ ना हो, इसलिए उस जगह पे उस वक्त के लिए सड़का यानी कि रोड बनाए हुए थे, कुछ रेलवे के वहां पे ट्रैक डाले हुए होते हैं लोगों को आने जाने के लिए, कुछ सामान लेके जाने के लिए, लाने के लिए। जो महिला पुरुष वहां पे खेलने के लिए आते हैं उनके लिए रहने के लिए सुविधा होती है, बहुत सारी रूम्स उनके लिए बनाए जाते हैं, एक बिल्डिंग ही तैयार की जाती है। वसति गृह यानी कि उनको रहने के लिए वहां पे जगह दी जाती है। जो ऑडियंस आई है उनके लिए भी जब श्रम परिहार यानी कि जब वो थक जाएंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, श्रम परिहार का मतलब क्या, रिलैक्स होना, तो रिलैक्स होने के लिए उनके लिए भी विशाल उपहार गृह यानी कि चाय नाश्ते के लिए उनके लिए भी छोटे छोटे से छोटे बड़े उपहार गृह यानी कि होटल्स बनाए हुए थे। ऐसे एक पूरा गांव ही बन जाता है कि ये लोग जब तक गेम चलते वहीं पे रहते हैं ना, तो इन सबको हर एक सुविधा वहीं पे पास में मिलनी चाहिए, इसलिए वहां पे एक गांव तैयार किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, ऑलिम्पिक विलेज। ऑलिम्पिक विलेज वसवण्याची कल्पना इसवी सन 1956 मध्ये मेलबॉर्न येथे मांडण्यात आली होती। कहाँ पे,
1956 में मेलबोर्न, यहाँ पे ये आइडिया किसी के दिमाग में आई थी वहां पे, और पहला ओलंपिक विलेज भी वहीं पे था मेलबोर्न में. ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी होतात. हे सामने 5 दिवस चालतात. इसवी सन पूर्व 776 मध्ये हे सामने झाल्याची पहिली नोंद ग्रीस देशाच्या इतिहासात सापडते. त्यावेळी स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या खेळाडूंचा ऑलिव्ह वृक्षांच्या फांदीची माळ घालून गौरव करण्यात येत असे. ग्रीस देशातील अनेक शहरे परस्परातील भेदभाव विसरून या यशस्वी स्पर्धकांचे प्रचंड स्वागत करत. या सामन्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय सण-समारंभांच्या वेळी मानाचे स्थान मिळत असे. पुढे ग्रीक सत्तेचा ऱ्हास झाला आणि त्याचबरोबर इसवी सन पूर्व 394 मध्ये सामने बंद पडले. अभी यहाँ पे देखो, ओलंपिक की जो गेम्स है वो हर साल नहीं होती, ये 4 साल में एक बार होते. हर 4 साल के बाद ये गेम होते रहते हैं. 5 दिन तक ये गेम चलते हैं. अभी फर्स्ट ओलंपिक के सामने कब खेले गए, तो ईस्वी सन पूर्व 776 में ये सामने ग्रीस कंट्री में खेले गए थे, ऐसे हमें हिस्ट्री में लिखा हुआ मिलता है वहां पे. और इस खेल में जो यशस्वी होते थे यानी कि जीतते थे उन लोगों को ऑलिव ऑयल, आप लोगों ने सुना होता होगा ना कि ऑलिव ऑयल की सब्जी वगैरह बनाते हैं हमारे घर में, या फिर टीवी पे हम सुनते हैं ऑलिव ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा होता है. तो वो ऑलिव ऑयल जिससे निकलता है वो ऑलिव एक फल जैसा होता है, फल ही होता है वो. तो उस ऑलिव फल की माला बना के इनको पहनाई जाती थी. जैसे आजकल मेडल दिए जाते हैं ना, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, वैसे मेडल नहीं दिए जाते थे. तो ऑलिव पेड़ के वो जो फ्रूट्स जमा करके उनकी माला इनको गिफ्ट के तौर में, मेडल के तौर में दिए जाते थे. और ग्रीस में जो अलग अलग शहर थे, सिटीज थी अलग अलग, उनमें आपस में झगड़े भी थे. पर ये सब लोग जो जीतने वाले कोई भी सिटी का हो, सब लोग उसका प्यार से स्वागत करते थे. जो जीत के आया है वो कोई भी शहर का हुआ तो भी उसका प्यार से स्वागत करते थे. और जीतने वाले को फिर उनके आगे जो कोई सन समारंभ यानी जो फेस्टिवल होते होंगे तो उनमें उनको एक अलग सा एक मान का ओहदा दिया जाता था, उनका सत्कार किया जाता था. देखो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलता है कि एक कंट्री थी ग्रीस, उसके अंदर अनेक सिटी थी, उनके अंदर कुछ भेदभाव हो गए, पर सब लोगों ने एक साथ आना चाहिए और अपने अंदर की जो दुश्मनी है थोड़े दिन के लिए क्यों ना हो भूल जाना चाहिए. इसलिए इन गेम की शुरुआत होगी ऐसा मुझे लगता है. और वैसा ही है ना यहाँ पे दिया हुआ कि लोग भूल जाते थे, सबका एकदम प्यार से स्वागत करते थे, सबको आदर सम्मान देते थे. पर जब ग्रीक सत्ता खत्म हो गई तो उसके साथ साथ ईस्वी सन पूर्व 394 में ये ग्रीक जो ओलंपिक के जो गेम्स थे वो बंद हो गए थे. सॉरी. मैत्रीचा मंत्र सांगणाऱ्या या ऑलिम्पिक सामन्यांची त्यानंतर इसवी सन 1894 साली आधुनिक जगाला आठवण झाली. त्या वर्षी फ्रान्स देशात एक ऑलिम्पिक काँग्रेस भरवण्यात आली. त्या काँग्रेसला अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधी हजर होते. कुबर्टीन नावाच्या फ्रेंच क्रीडा तज्ञाने या काँग्रेसमध्ये ऑलिम्पिक सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले. शरीर संपदा वाढवण्यासाठी, बलसंवर्धन करण्यासाठी आणि प्रामुख्याने देशादेशातील मैत्री वाढून त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी यासाठी प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्यांप्रमाणेच यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भरवाव्यात असे ठरले. 1896 पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात. त्या निमित्ताने जगात सद्भावना, समता, मैत्री, विश्वबंधुत्व, शिस्त व ऐक्य या भावना वाढीस लागतात. देखो, मैत्रीचा मंत्र, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बोला कि ये जो ओलंपिक के गेम्स है वो क्या करते हैं, मैत्रीचा मंत्र यानी दोस्ती का संदेश पूरी दुनिया को देते हैं. और 1894 में लोगों को इस गेम की याद आई कि पहले ऐसे खेले जाते थे तो अभी भी हमने कुछ तो भी करना चाहिए. और उसी साल फ्रांस में ओलंपिक कांग्रेस यानी कि ओलंपिक के बारे में चर्चा करने के लिए कमेटी तय की, परिषद वहां पे उन लोगों ने की कि अलग अलग देशों के लोग वहां पे जमा हुए, फिर उन्होंने उसके बारे में चर्चा की. ओलंपिक कांग्रेस यानी कि वो अलग अलग देशों के लोग एक साथ जम के उन्होंने वहां पे चर्चा वगैरह की क्या करना है कि अभी हमें ओलंपिक फिर से चालू करना है. देखो यहाँ पे लिखा है अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधी यानी अलग अलग देशों के प्रतिनिधी वहां पे हाजिर थे. कुबर्टीन नावाच्या फ्रेंच क्रीडा तज्ञाने कांग्रेस ओलंपिक मध्ये या सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले यानी क्या किया, फिर से इनको शुरू करना है. जो बंद पड़ गए थे उनको वापस से
शुरू करना है, ऐसा उन्होंने कहा। कुबरटीन कहाँ के थे? वो फ्रेंच के थे। शरीर संपदा यानी कि हमारी बॉडी बिल्डिंग कहते हैं ना, शरीर संपदा बॉडी बढ़ाने के लिए, बल संवर्धन हमारे शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए, और प्रामुख्याने मेन है उसका क्या था हेतु कि देशादेशातील मैत्री, जो अलग अलग देशों में जो दुश्मनी है वो खत्म होके दोस्ती बढ़नी चाहिए। दोस्ती के लिए ये ओलंपिक के गेम्स होना जरूरी था। तो 1896 से हर 4 साल के बाद ओलंपिक के गेम अलग अलग देशों में खेले जाएंगे, ऐसा तय हुआ। इससे क्या हो गया, ओलंपिक गेम्स जो शुरू हो गए तो पूरी दुनिया में दुनिया में सद्भावना यानी कि एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना, समता कि हम लोग एक जैसे ही है सब, मैत्री दोस्ती विश्व बंधुत्व सब में भाईचारा, एक शिस्त डिसिप्लिन ऐक्य यानी कि एकता, ये सब उन सब के अंदर बढ़ता चला गया। उसके लिए ओलंपिक के गेम्स शुरू किए थे वापस से। या सामन्यात निरनिराळ्या 21 खेळांची तरतूद आहे। पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात। या सामन्यांच्या व्यवस्थेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती नेमलेली असते। या स्पर्धात भाग घेणाऱ्या प्रत्येक देशाचे 1 ते 3 प्रतिनिधी या समितीत असतात। या समितीमध्ये खेळांची व्यवस्था त्या खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय संघांकडे असते। ऑलिम्पिक सामन्यांसाठी लागणारा खर्च फारच मोठा असतो। हा सर्व पैसा स्पर्धक देश उभा करतात। आता ओलंपिक के जो गेम खेले जाते हैं उनमें 21 प्रकार के अलग अलग खेल खेले जाते हैं। जेंट्स के लिए अलग और लेडीज के लिए अलग अलग गेम होते हैं। ये सब गेम शुरू करने से पहले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक कमेटी तय हो जाती है, और जो जो देश इसमें हिस्सा लेने वाले हैं हर एक देश के एक से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 प्रतिनिधि यानी कि उनकी तरफ से जाने वाले कुछ लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, तो वो वहां पे जाते हैं और ये सब लोग तय करते हैं कि किस तरह से आयोजन किया जाए। और जिस देश के खेलने वाले स्पर्धक वहां पे जाने वाले हैं, प्लेयर जाने वाले, तो उस देश को उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। और ओलंपिक के लिए जो पैसा लगता है ये पूरे गेम्स खेलने के लिए, तो जो जो देश इसमें हिस्सा लेने वाले होते वो सब लोग अब ये पैसा जमा करते हैं। क्रीडाच्या क्षेत्रामध्ये जातीभेद नाही, धर्मभेद नाही की वर्णभेद नाही, इथे सर्वांना समान संधी मिळते। अमेरिकेतील जेसी ओवेन्स हा वंशाने आफ्रिकी खेळाडू 1936 मध्ये बर्लिनला झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्याने 4 अजिंक्यपदे मिळवली। इतकेच नव्हे तर त्या चारही बाबतीत त्याने नवे उच्चांक प्रस्थापित केले। अमेरिकेच्या यशाचा तो मोठा शिल्पकार ठरला। अमेरिकेनेच नव्हे तर साऱ्या जगाने या खेळाडूंचा त्यावेळी केवढा गौरव केला, केवढे कौतुक केले। ओवेन्सचा वर्ण, त्याचे देश हे सर्व विसरून साऱ्या जगाने त्यांची प्रशंसा केली। देखो, खेलों में जाति भेद नहीं है कि ये जाति का है वो जाति का है, जाति भेद नहीं, यहाँ पे सिर्फ सब प्लेयर होते हैं। धर्म भेद नहीं, कोई भी अलग अलग धर्म के नहीं, यहाँ पे सब खेल ही एक ही सबका धर्म होता है, खेलना है और जीतना है। वर्ण भेद यानी कि काला गोरा भेद जो होता है ना, वो भेद भी यहाँ पे नहीं होता है। सबको एक जैसी चांस मिलता है, संधि मिलती है, यानी कि एक जैसा चांस सबको मिलता है। इसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि अमेरिका के जेसी ओवेंस नाम के जो प्लेयर थे वो वंश से यानी कि उनका जन्म अफ्रीका में हुआ था। तो पहले की टाइम में ना गोरा काला ऐसा भेद किया जाता था, और अफ्रीका में जन्म हुआ तो वो काले रंग के हो गए, उनका वर्ण काला होगा तो काले लोगों को थोड़ा सा कम दर्जा दिया जाता था। हमने देखा है ना, जैसे हमें गांधी जी की स्टोरी हमें पता है, गांधी जी को ट्रेन से निकाल दिया था आप काले हो करके, तो काला गोरा भेद उस वक्त होता था। पर इन गेम्स में वैसा कोई भी भेद नहीं था। जेसी ओवेंस ये अफ्रीका देश के थे, वर्ण से काले थे, फिर भी जब उन्होंने 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक हुआ उसमें 4-4 उनको अजिंक्य पद यानी कि उनको जो 4 मेडल मिले, तो उसके सिर्फ अमेरिका को तो वो यश मिला, अमेरिका के तरफ से वो खेले थे तो अमेरिका तो यश मिला, नाम हुआ अमेरिका का। पर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया ने उनकी वाहवाही की, उनकी तारीफ की, उनका सम्मान किया, बहुत तारीफ की उनकी। तो ये बात थी कि उस वक्त 1936 में काला, अभी तो नहीं है हम लोगों के अंदर काला गोरा भेदभाव कोई नहीं करता है, पर उस वक्त ये भेदभाव था। फिर भी पूरी दुनिया ने
जेसी ओवेंस की बहुत प्रशंसा की थी, उनका बहुत सम्मान किया था। उस वक्त सिर्फ एक ही शब्द दुनिया ने ध्यान में रखा था कि ये ओलंपिक में 4-4 मेडल जीतने वाला प्लेयर है। ये कौन से वर्ण का है, कौन से देश का है, ये सब पूरी दुनिया भूल गई थी। सिर्फ ओलंपिक मेडल जीतने वाला एक बहुत अच्छा प्लेयर है, इसलिए उसकी प्रशंसा की गई थी उनकी। एमिल झेटोपेक हा झेकोस्लोव्हियाचा खेळाडू. 1952 साली त्याने हेल्सिंकीचे मैदान गाजवले. तेथे त्याने 5000 मीटर धावणे व मॅरेथॉन या लांब पल्ल्याच्या शर्यतीत नवीन विक्रम केले व नवा इतिहास घडवला. जगातील एक मानवी रेल्वे इंजिन अशी झेटोपेकने ख्याती मिळवली. त्यामुळे जगातील सर्व लोकांना झेटोपेक बद्दल अभिमान तर वाटलाच, पण त्याचबरोबर झेकोस्लोव्हिया जो देशाबद्दलही त्यांच्या मनात आदर निर्माण झाला. अभी यहाँ पे देखो, एमिल झेटोपेक, ये झेकोस्लोवाकिया एक छोटा सा देश है ना, तो इस इन प्लेयर ने भी 1952 में जब हेलसिंकी नाम की जगह पर ओलंपिक के गेम खेले गए थे, तो उन्होंने 5000 मीटर भागना और मैराथन, लांब पल्ले की मैराथन, जो दूर भागने वाली मैराथन थी, दोनों में भी उन्होंने नए विक्रम बनाए, यानी कि रिकॉर्ड बनाए थे और एक नया इतिहास उन्होंने बनाया था। पूरी दुनिया में उनको बहुत फास्ट, देखो पूरी दुनिया में ज्यादा से ज्यादा कौन सा जो फास्ट चलता है ना, तो हम रेलवे इंजन फास्ट चलता है। उस वक्त अभी आप लोग बोल सकते हो प्लेन फास्ट जाता है, हेलीकॉप्टर फास्ट जाता है, पर उस वक्त ट्रेन सबसे ज्यादा फास्ट चलती थी। तो दुनिया ने उनको मानवी, यानी कि मानवी शरीर वाला ये रेलवे इंजन है, इतना ये फास्ट दौड़ता है, ऐसी जेटोपेक को एक उपाधि दी थी। उनका नाम हुआ था कि ये बहुत फास्ट चलने वाला है, तो उनको मानवीय रेलवे इंजन कहा जाता था। तो यहाँ पे देखो पूरी दुनिया को जेटोपेक बद्दल तो बहुत ही आदर सम्मान लग रहा था, पर उसके साथ साथ सिर्फ प्लेयर का नाम नहीं होता है, प्लेयर के देश का भी नाम ऊंचा होता है। जेकोस्लोविया किया का जो देश है वो एक छोटा सा देश था, पर इस देश के लिए भी पूरे दुनिया के मन में एक रिस्पेक्ट तैयार हो गया था, आदर निर्माण झाला, यानी कि रिस्पेक्ट सबके मन में तैयार हो गया था कि छोटे छोटे देशों में खेलने वाले प्लेयर भी बहुत आगे जा सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं। आफ्रिकेतील इथिओपियाचा एबेबे बिकिला या खेळाडूने तर अनवाणी पायाने मॅरेथॉन, लांब पल्ल्याची शर्यत जिंकली. एवढे मोठे अंतर त्याने 2 तास 15 मिनिटात गाठले. फॅनी बेकर्स या स्त्री खेळाडूने तर 1948 साली ऑलिम्पिकचे मैदान दणाणून सोडले. 100 व 200 मीटरच्या शर्यतीत प्रथम क्रमांक मिळवला. भारताने हॉकीच्या स्पर्धेत अनेक वर्ष अजिंक्यपद टिकवले. सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी खेळाडू ध्यानचंद यांचे नाव कित्येक वर्षे जगात सर्वांच्या जिभेवर नाचत होते. ऑलिम्पिकच्या मैदानावर खेळाडू खेळत असतात तेव्हा खेळाडूंना पराक्रमाचा व प्रयत्नवादाचा संदेश देणारा ध्वज डौलाने फडकत असतो. या ध्वजावरील 5 खंडाची 5 वर्तुळे समतेचा, विश्वबंधुत्वाचा संदेश जगाला देत असतात, तर त्याच्या शेजारी शूद्र विचारांचा अंधकार घालवणारी ज्योत तेवत असते. देखो यहाँ पे अफ्रीका के भी इथियोपिया, जो वहां पे छोटा देश है, वहां के अबेबे बिकिला ये प्लेयर ने भी अनवानी, यानी कि पैर में कोई चप्पल वगैरह, शूज वगैरह बिना पहने, बिना चप्पल वो दौड़े थे मैराथन में और वो उन्होंने जीती थी। वो जो डिस्टेंस था वो उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट में तय किया था। उसके बाद में फैनी बेकर्स ये महिला खिलाड़ू थी, उन्होंने 1948 में ओलंपिक के मैदान दणाणून सोडले, यानी कि उनको बहुत मेडल मिले होंगे। 100 मीटर, 200 मीटर जो दौड़ होती है उसमें उनको फर्स्ट नंबर मिला था, प्रथम क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह हमारे भारत की हॉकी टीम ने भी बहुत बार अजिंक्य पद, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। भारत के जो सुप्रसिद्ध हॉकी प्लेयर थे ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जिन्हें हम कहते हैं, उनका नाम बहुत सालों तक दुनिया की जबान पे था। आज भी अगर हॉकी का नाम आता है किसी के सामने तो पहला नाम मेजर ध्यानचंद यही आता है। इतने गोल्ड मेडल और इतने अच्छी तरह से उन्होंने हॉकी खेला हुआ था। ओलंपिक के मैदान में ये खिलाड़ू खेलते हैं। और ये खिलाड़ू जब खेलते हैं ना, सब प्लेयर जो खेलते हैं, तो उनको सामने जो वो ध्वज होता है, जो फ्लैग होता है, वो फ्लैग जो लहराता है ना, डौलाने फड़तो, यानी कि क्या लहराता है, तो वो एक पराक्रम, क्या आपको कोशिश करनी है, पराक्रम करना है, जीतना है,
और प्रयत्नवाद, प्रयत्नवाद यानी कोशिश नहीं छोड़नी। हम कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो उसे प्रयत्नतावाद कहते हैं। आज हारेंगे, कल हारेंगे, पर तीसरी बार तो हम जरूर जीतेंगे, हमें जीतना ही होता है। तो पराक्रम करना होता है, जीतना होता है, कोशिश करनी होती है, ऐसा संदेश हमें वो ध्वज, जो लहराता हुआ ध्वज देता है। और उस ध्वज पे जो 5 सर्कल बने हुए हैं, जो हम 5 महाद्वीप, 5 खंड हम कहते हैं, तो वो हमें क्या समता, हम पूरी दुनिया के लोग एक समान है, विश्व बंधुत्व, बंधुत्व का संदेश हमें देते हैं। और इन सब के बाजू में जो मशाल जलती है ना, मैंने आपको कहा था जो मशाल जलती है, जो ज्योति उसके अंदर जलती है, वो ज्योति हमें क्या करती है कि हमारे मन में क्षुद्र यानी कि गलत सलत जो कोई विचार है, क्षुद्र यानी कि छोटे गलत विचार है, उन विचारों को विचारों के अंधकार को मिटा के नए विचारों की ज्योत हमें जलानी होती है। कितना सुंदर वर्णन किया है यहाँ पे लेखक ने, समझ लो। आपके क्षुद्र विचार यानी कि हमारे मन के जो गलत विचार है, क्षुद्र विचार है, उनको निकाल के, वो अंधकार है वो मिट के एक अच्छे विचारों की ज्योति सबके मन में जलती है। ये संदेश हमें ओलंपिक गेम के द्वारा मिलता है। समता, बंधुत्व, दोस्ती, ये सब हमें यहाँ पे मिलता है। तो बच्चों, आपको ये लेसन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और आप लोगों को मैं एक होमवर्क देती हूँ। देखो 2020 के ओलंपिक गेम्स हो चुके हैं, तो 2020 में हमारे भारत देश को कितने मेडल मिले हैं, कौन से गेम्स में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं जब ये ओलंपिक गेम का जो स्वाध्याय का, इस लेसन के स्वाध्याय का वीडियो बताऊंगी, तब को तो मैं आपको आंसर बताऊंगी कि 2020 में कौन से गेम में हमें कौन से गोल्ड मेडल मिला है, सिल्वर मेडल मिला है, क्या मिला है, वो आपको जरूर बताऊंगी। पर उसके पहले आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। और अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, और जिन्होंने अभी तक चॅनल सबस्क्राईब नहीं किया है वो भी जल्दी से चॅनल को सबस्क्राईब कर दो। लक्षात आलं ना सगळ्यांना काय करायचंय, 2020 मध्ये ऑलिम्पिक गेम्स मध्ये भारत देशाला कोणत्या खेळांमध्ये आणि कोणते मेडल मिळालेले आहेत हे तुम्हाला मला कमेंट बॉक्स मध्ये कळवायचे। ज्यांनी चॅनल अजून शेअर केलं नाहीये, सबस्क्राईब केलं नाही, त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्र-मैत्रिणींबरोबर हे सगळे व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांचा पण अभ्यास होत राहील। चला तर मग भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत काय करायचं आहे, अभ्यास करायचा आहे।